अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो लेक्चर है वो है अकाउंटिंग का हमारा तीसरा लेक्चर है और हम जो है आज अब अकाउंटिंग के कुछ मेन जो हैं कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। अकाउंटिंग के तीसरे लेक्चर में वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और आपको जो है वो मुल्क से बाहर जाना पड़ जाता है, दुबई में एज ए अकाउंटेंट, या आप यूके में एज ए अकाउंटेंट चले जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको अकाउंटिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना पड़ जाए तो आप अकाउंटिंग वाले वो तरीके यूज करेंगे जो पाकिस्तान में आपको सिखाए गए हैं। और अगर यूके में कोई और मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसी फर्म का प्रॉफिट निकालने का तरीका डिफरेंट हो तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक अकाउंटेंट के लिए जो पाकिस्तान में या यूके में जो अकाउंटिंग सीख रहा है वो पाकिस्तान में अगर अकाउंटिंग आके अकाउंटिंग करना चाह रहा है या वो प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना चाह रहा है तो उसके लिए तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हर बंदे ने अपना अपने एक रूल्स बनाए होंगे। इन चीज़ों से बचने के लिए एक ऐसे रूल्स की ज़रूरत थी कि जो पूरी दुनिया में एक जैसे इम्प्लीमेंट हो, यूनानिमस रूल्स हों, यूनानिमस तरीकाकार हो, एक ही तरीकाकार हो जो पूरी दुनिया में अकाउंटिंग का राइज हो। तो उसके लिए गैप जो है एक इदारा है, ऐसे असूल हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो पूरी दुनिया में जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है डिटरमिन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेंट को, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी कैसी, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने आपको बताया था। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, नंबर 3 बैलेंस शीट और नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो असूल बताता है जिसको मद्देनजर रख के आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। बेशक आप पाकिस्तान में हो, बेशक आप यूके में हो या आप अमेरिका में हो, ये रूल सेम रहेंगे। इसका मतलब जो अकाउंटिंग हम पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं वही अकाउंटिंग के रूल्स जो हैं वो दुनिया के दूसरे ममालिक में राइज हैं। सिर्फ इसी वजह से कि गैप जो है उसको बेस बनाकर हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो दुनिया में बनाए गए हैं। इसी तरह गैप जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को या ऑपरेटिंग रिजल्ट को दूसरी कंपनीज के साथ जो है वो कंपेयर करता रहे वक्त के साथ साथ। अगर मैनेजमेंट जो है ये कंपनी की, किसी कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है अपनी मर्जी से, वो उसमें अपने रूल्स फॉलो करती है, यानी ए कंपनी है वो अपने रूल्स को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, बी कंपनी है वो अपने रूल्स को जो है वो कंपेयर करके फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तो फिर हर कंपनी अपनी मर्जी की जो है वो रिजल्ट शो करेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सो गैप का एक जो फायदा ये होता है कि जब आप एक किस्म के रूल्स को फॉलो करेंगे, ए कंपनी भी वही रूल फॉलो कर रही है, बी कंपनी भी वही रूल्स फॉलो कर रही है, तो इट मीन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिजल्ट आएगा वो ट्रू पिक्चर पेश करेगा। तो यही एक बहुत बड़ी वजह है कि हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो तमाम कंपनीज उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है
उसका मकसद ही जो ये होता है कि तमाम कंपनीज जो हैं वो एक ही तरह के जो है जो, तो मैं बात कर रहा था कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है डिटरमिन करता है उन कंटेंट्स को, उन रूल्स को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरूरी होते हैं, जो कि स्टेक होल्डर्स उन को जो है अपनी रिजल्ट्स को दूसरी कंपनीज के साथ जो मैच करता है और देखता रहता है कि आपकी कंपनी जो है वो दूसरी कंपनीज के लिहाज से किस तरह जो है वो चल रही है। मैंने पहले बताया कि अगर कंपनी जो है अपनी मर्जी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने रूल्स के मुताबिक बनाएगी तो कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करना जो है वो वक्त के साथ साथ डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि ए कंपनी कोई और रूल्स को फॉलो कर रही है और बी कंपनी जो है वो किसी और को फॉलो कर रही है। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि एक फुटबॉल टीम अपने में जो यूनानिमस रूल है दुनिया के अंदर वो ये है कि पॉइंट कैसे स्कोर होता है जब वो गोल करता है। तो अगर हम उसमें एक टीम ये कहे जी हम इस बेस ये बनाएंगे कि जिनके पास ज्यादा जो फुटबॉल को टच करेगा वो जीतेगा, तो दुनिया में ये रूल तो नहीं हो सकता ए टीम जो है उसके बाल जो है उसके उनके पास ज्यादा देर तक रही हो लेकिन एंड आखिरी टाइम पे दूसरी टीम गोल कर दे तो टीम जो है वो बी टीम ही जीतेगी। तो रूल जो है वो पूरी दुनिया में फुटबॉल के स्पोर्ट्स के सेम है। अगर जो है इंडिया वाले कहें कि जी हम अपने लिहाज से जो है वो फुटबॉल के रूल बनाएंगे, यूके वाले कहें जी हम अपने रूल बनाएंगे, तो इस तरह तो फिर दुनिया में फुटबॉल जो है वो कंपेयर ही नहीं हो सकता कौन सी टीम बेटर है और कौन सी जो है लेस है। सेम इसी तरह अगर कंपनी अपने अपने रूल बनाएंगी और अपने रूल्स के लिहाज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करेंगी तो कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कौन सी कंपनी बेटर जा रही है कौन सी कंपनी जो है। इसलिए पूरी दुनिया में एक यूनानिमसली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसे सब कंपनीज को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। जैसे लास्ट टाइम अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट कैश फ्लो, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाई जाती है। तो आज हम जो है पेपर पॉइंट से वो कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो है वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और पेपर में भी ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको जो है वो एमसीक्यूज के अंदर भी जो है वो आ सकते हैं। ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि गैप सपोर्ट्स द डिटरमिन्स द कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं बताया अभी कि गैप जो है वो सपोर्ट्स करता है उन रूल्स को जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपने फॉलो करने हैं। गैप जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक फेडरल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, यानी दुनिया के अंदर जो है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। उन्होंने जो है ये जो है वो गैप के रूल्स जो हैं वो बनाए थे जो तमाम दुनिया को फॉलो करने पड़ते हैं। कहते गैप को बनाते वक्त फेडरल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पब्लिशेस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन्होंने वो असूल स्टैंडर्ड बनाए कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी कैसे है। The Financial Accounting Standard Board established GAAP by relying on 8 supporting accounting concept। ये जो रूल्स बने हैं ये अकाउंटिंग के 8 कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर बनाए गए हैं। वो 8 कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे। Understanding these concepts that support the FASB pronouncements is essential for analyzing and interpreting financial statement। वो कह रहा है कि ये 8 रूल्स हैं, इनको आप फॉलो करके ये एसेंशियल है, लाजमी है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एलैबोरेट करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है एक्सप्लेन करने के लिए आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और वो जो रूल्स हैं वो ये वाले हैं। नंबर 1, सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।
बिजनेस एंटिटी जो है वो इंडिविजुअल होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है। एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद मुनाफा कमाना होता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। मस्जिद भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइब्रेरीज भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका खैराती अस्पताल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ईदी है या शौकत खानम है। और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत, जैसे लीवर ब्रदर्स है, प्रॉक्टर है, गैमल है, ये आपके प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। रियल एस्टेट एजेंसीज हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब अकाउंटिंग के अंदर ये है कि जब भी स्टेक होल्डर को डाटा की जरूरत पड़ेगी तो वो जो रिकॉर्ड हम एनालाइज करते हैं, जो समराइज करते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के लिहाज से हम करते हैं। इसको आसान लफ्जों में मैं आपको ऐसे करना बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक हर्शीज फूड कॉरपोरेशन है, एक प्रॉफिट कॉरपोरेशन है, और इसके अंदर होता यह है कि जब कोई ट्रांजैक्शन होती है, वो जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, कोई हर्शी कंपनी जो है वो ट्रांजैक्शन करती है, वो कंपनी की अपनी ट्रांजैक्शन होती है। उसका कंपनी के शेयर होल्डर के साथ, कंपनी के क्रेडिटर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। बिजनेस की, अब फॉर एग्जाम्पल कामरान स्टील मिल और कामरान खुद, इन दोनों में फर्क होगा। कामरान स्टील मिल्स जो है वो एक बिजनेस एंटिटी है। लोगों ने लेन देन करना है कामरान स्टील मिल्स के साथ। अब हो सकता है कामरान स्टील मिल्स के 15 ओनर्स हों, शेयर होल्डर्स हों, 20 हों, 50,000 हों, लाख हों, लेकिन जो लेन देन होगा वो कामरान स्टील मिल्स के नाम से होगा। जो ट्रांजैक्शन होगी वो कामरान स्टील मिल्स के नाम से होगी। मतलब ये कि बिजनेस की और बिजनेसमैन की, कामरान स्टील मिल की और कामरान की, दोनों की अलग अलग हैसियत है अकाउंटिंग के अंदर। बेशक वो स्टील मिल कामरान के साथ बहुत सारे शेयर होल्डर्स की है, मगर जो डिफॉल्टर, फर्ज करें अगर कंपनी प्रॉफिट लेती है तो वो कामरान स्टील मिल प्रॉफिट में गई है जी, कामरान प्रॉफिट में नहीं गया। यानी इंडिविजुअल होती है कंपनी। जब भी अकाउंटिंग में रूल्स बनते, कोई अकाउंटिंग हम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो वो बिजनेस एंटिटी की होती है। अब मैं जरा इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ए बिजनेस एंटिटी कुड बी एन इंडिविजुअल, बिजनेस एंटिटी कोई एक इंफरादी शख्स भी हो सकता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है सच एज मॉस्क, और एक प्रॉफिट वाली कंपनी भी हो सकती है सच एज रियल एस्टेट एजेंसी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता अकाउंटिंग के अंदर टू ए स्पेसिफिक एंटिटी फॉर विच स्टेक होल्डर नीड इकोनॉमिक डाटा। के बिजनेस की एंटिटी को हम एक अलहदा जो है वो ट्रीट करते हैं ताकि शेयर होल्डर को बिजनेस के बारे में पता चल सके। शेयर होल्डर कामरान के बारे में जानना नहीं चाहता, शेयर होल्डर अल्ताफ के बारे में जानना नहीं चाहता, शेयर होल्डर इफ्तिखार के बारे में जानना नहीं चाहता। स्टेक होल्डर यानी जो कंपनी का शेयर होल्डर है वो ये जानना चाहता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी उसका दूसरे शेयर होल्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। इट मीन जो काउंटिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम मालूम करेंगे वो कामरान स्टील मिल्स का मालूम करेंगे, कामरान का नहीं मालूम करेंगे। यही बात है कि अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस की एक एंटिटी होती है, काउंटिंग के अंदर बिजनेस को जो है वो डील करते हैं। सो वंस द एंटिटी इज आइडेंटिफाइड, जब एंटिटी आइडेंटिफाई होती है, मसलन कामरान स्टील मिल, तो अकाउंटेंट जो है वो डाटा इकट्ठा करता है उन चीजों का जो कि कामरान स्टील मिल्स के अंदर हो रही हैं, फिर उनको एनालाइज करता है, रिकॉर्ड करता है, समराइज करता है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है किसकी, कामरान स्टील मिल्स की। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये है कि अकाउंटिंग के अंदर हम बिजनेस को एक इंडिविजुअल
लेते हैं एज कंपेयर टू हिज जो है वो शेयर होल्डर। For example, the accounting for Hershey Food Corporation, a profit-making corporation, is separated from the accounting for other entities. वही बात कि हर्शी फूड की जो अकाउंटिंग है वो दूसरे लोगों से जो है वो डिफरेंट होगी। For example, the accounting for transaction and event of individual stakeholder, creditor or other Hershey stakeholder are not included in Hershey Food Corporation financial statement. कहता है फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रांजेक्शन कोई लेन देन करता है कोई भी शेयर होल्डर हर्षी का या क्रेडिटर जिसका ताल्लुक हर्षी के साथ है, वो हर्षी की काउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर उनका कोई शुमार नहीं होगा। मैंने भी बताया कि कामरान अगर खुद कोई मैं लेन देन करता हूं, उसका कामरान स्टील मिल के साथ कोई ताल्लुक जो है वो नहीं होगा। तो इन शॉर्ट जो है वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये है, काउंटिंग के अंदर बिजनेस जो है उसका उसके शेयर होल्डर के साथ एक अलहदा जो है हैसियत होती है और उसकी अकाउंटिंग जो है उसकी जो अकाउंटिंग है, उसकी जो प्रॉफिट स्टेटमेंट है, उसके अंदर जो होने वाली ट्रांजैक्शन है वो दूसरे स्टेक होल्डर से जो है वो अलहदा होती है, इंडिविजुअल होती है। तो ये था बिजनेस एंटिटी जो है वो कॉन्सेप्ट। जब हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, the cost concept determines the amount initially entered into the accounting record for purchase। यानी फॉर एग्जाम्पल के अकाउंटिंग के अंदर हम उस अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं जो किसी गुड्स को परचेज करने के ऊपर जो है बिजनेस खर्च करता है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल हर्षी परचेज करता है एक लैंड $2 मिलियन की फ्यूचर प्लांट लगाने के लिए, फ्यूचर में कोई प्लांट लगाने के लिए। The cost of the land to Hershey is the amount that would be entered into the accounting record। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर जो कॉस्ट हम लिखेंगे, हमने कितने की खरीदी? $2 मिलियन। कितने की? $2 मिलियन की। The seller may have been asking 2.3 million for the land up to the time of sale। सेलर ये कहता है कि जनाब 2.3 मिलियन हमसे ले लें और इसको सेल करते हैं। ली कितने की? 2 लाख की। The land may have been assessed for property tax purpose at 1.5 million। लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए लैंड को टैक्स जो लग रहा है वो 1.5 मिलियन के ऊपर लग रहा है। हालांकि ली 2 लाख की है, मगर कोई कंपनी कहती है कि हमने 1.5 मिलियन की ली है। A month after purchasing the land, the Hershey may have received an offer of 2.4 million for the land। महीने बाद उसको ऑफर हो रही है कि 2.5 मिलियन ले लें और लैंड को सेल करते हैं। The only amount that affect the accounting record and the financial statement is 2 million। बेशक वो 1.5 की हो जाए लैंड, बेशक वो 3 मिलियन की हो जाए, वो 10 मिलियन की हो, जब तक आप उसे फरोख्त नहीं करेंगे, अकाउंटिंग के अंदर वो कितने अमाउंट की लिखी जाएगी? 2 लाख की, 2 मिलियन डॉलर्स की, क्योंकि कंपनी ने खरीदी कितने की है? 2 मिलियन डॉलर्स की। इसे कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत का कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग के अंदर वही अमाउंट लिखी जाती है जितने की वो खरीदी जाती है, बेशक उसके ऊपर जितनी मर्जी ऑफर होती रहे, डजंट मैटर। अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड जो है वो 2 मिलियन डॉलर की है। उम्मीद है कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये है कि अकाउंटिंग के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये कारोबार जो है ये लंबे अर्से तक चले जाए। कोई भी कारोबार ये सोच के नहीं चलाया जाता या बनाया जाता कि 2 महीने बाद हमने इसको बंद कर देना है या 3 महीने बाद हमने बंद कर देना है। अकाउंटिंग के अंदर ये सोच होती है कि द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इनफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। In most cases, the amount of time that a business will be able to continue in operation is not known। बड़े अरसों में ये नहीं पता होता कि बिजनेस कितने अरसे तक चलेगा। So an assumption must be made। एक हम फर्ज कर सकते हैं, a business normally expect to continue operating for an indefinite period of time। कि बिजनेस जो है वो जो है गैर मुतय्यन अरसे तक चलेगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं
गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बहुत जबरदस्त इसकी मिसाल भी है। द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अफेक्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड दस अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रिकॉर्डिंग को भी अफेक्ट करता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जस्टिफाई द यूज ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉर रिकॉर्डिंग परचेज। वो जो लास्ट टाइम हमने रिकॉर्ड परचेज जो की थी लैंड की, अभी कॉस्ट कॉन्सेप्ट में वो $2 मिलियन की थी। As the land purchased by Hershey's in the preceding example. In this example, Hershey's plan to build a plant on the land. Since Hershey's does not plan to sell the land, reporting changes in the market value of the land is irrelevant. जब तक हर्शीज ये नहीं सोचेगा कि उसने प्लांट जो है लैंड कितने की बेचनी है, जितनी भी चेंजिंग उस लैंड की कीमत में हो जाए, मैंने पहले बताया, बेशक वो लैंड जो है 2 की बजाय एक $1 मिलियन की हो जाए, बेशक वो $10 मिलियन की हो, जितनी मर्जी चेंज होती जाए, जब तक हर्शीज उसको बेचेगा नहीं, ठीक है, तो वो सारी बातें जो हैं वो इररेलेवेंट हैं कि जितनी मर्जी उसकी कीमत। तो लिहाजा दस द अमाउंट हर्शी कुड सेल द लैंड फॉर इट इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और वांट ऑफ द बिजनेस इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर हर्षित ये कहता है कि जनाब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस को जो है मजीद बढ़ाना नहीं चाहता। तो बिजनेस के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है, जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये जहन में रखे करेंगे कि बिजनेस जो है वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वो चलेगा। अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। नंबर 1 कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा बिजनेस एंटिटी, उसमें हमने ये कहा कि बिजनेस के मालिक से जुदागाना हैसियत होती है, यानी बिजनेस की अकाउंटिंग और होगी और बिजनेसमैन की और होगी। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ये है कि बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग उस लागत को रिकॉर्ड किया जाता है जितने की वो खरीदी गई है। और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये है कि अकाउंटिंग में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस जो है वो गैर मुतय्यन मुद्दत तक जो है वो चलेगा। उसके बाद है मैचिंग कॉन्सेप्ट। In accounting, revenues for a period are matched with the expenses incurred in generating the revenue. अकाउंटिंग के अंदर रेवेन्यू आमदन को कहते हैं। एक अरसे के अंदर हासिल होने वाली आमदन को उस अरसे में होने वाले एक्सपेंसेस के साथ जो है वो मैच किया जाता है, मुवाजना किया जाता है। Under this matching concept, revenues are normally recorded at the time of sale of product और सर्विस। कहते हैं आमदन को मुझको रिकॉर्ड करते हैं जब हम कोई चीज सेल कर रहे हैं या कोई खिदमत दे रहे हैं। This recording of revenue is often referred to as revenue recognition. Revenue recognition, revenue की पहचान। देखें, एक प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपीज की खरीदी और आप बेच रहे हो 150 की, अगले दिन वही मार्केट में उसकी अमाउंट हो जाती है 200, तो आप उसको कितने, और आपके पास जो अब जब सेल का टाइम आएगा आप कितने की सेल कर रहे हो, 200 की। तो जब 200 की सेल करोगे तो आप कितनी अमाउंट लिखोगे, सेल की 200 लिखोगे। इसे कहते हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि रेवेन्यू को एट द टाइम ऑफ सेल जो है वो पहचाना जाता है। आप 100 की चीज ले रहे हो सकता है वो बिके ना और वही चीज मार्केट में करते करते 500 की हो जाए। अब 500 की सेल कर रहे हो तो आपका रेवेन्यू 500 है। हालांकि इट मीन से कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वक्त के साथ साथ रेवेन्यू में जो है रेवेन्यू की पहचान। At this point of sale, the price has been agreed upon. The buyer acquire ownership of the product or acquire the service, and the seller has a legal claim against the buyer for payment. वो ये बात यहाँ पे कर रहा है कि इस पॉइंट में हम कहते हैं कि सेलर जो है बेचने वाली कीमत, जिस कीमत पे बेचने को तैयार है, और बायर जो है जिस कीमत पे खरीदने को तैयार है, उससे कहते हैं कि ये हमारी सेल्स प्राइस है। आजकल आप देख लें, मंडी में चले जाएं, वो कहते हैं ये आज का ये रेट है, कल का भी और रेट हो जाएगा, बल्कि घंटों में जो है वो रेट्स तब्दील होते हैं। तो जिस कीमत पे आप खरीदने को तैयार हो, हो सकता है एक चीज जो है वो 100 रुपीज केजी हो आज, कल जो है वो 200 रुपीज केजी हो जाए, जो कि इस मुल्क में मुमकिन है। तो 200 केजी जो है आप जो है वो पे सेल कर रहे हो एज ए ऑर्गेनाइजेशन,
तो वो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट है। इसकी एग्जांपल भी हमने दी है कि द कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड सेल्स, कॉर्पोरेशन सेल कब रिकॉर्ड करता है, व्हेन ए कस्टमर ऑर्डर विद ए फिक्स प्राइस हैज बीन रिसीव, जब कस्टमर ऑर्डर करता है और अमाउंट जो है वो क्या हो जाती है, रिसीव हो जाती है। द प्रोडक्ट हैज बीन शिप्ड, प्रोडक्ट को आपने ट्रांसफर कर दिया, एंड देयर इज नो फर्दर ऑब्लिगेशन टू रिस्क इन द रीसेल ऑफ द प्रोडक्ट, और मजीद आप इस बायर को जो है मदद नहीं करते इसको दोबारा रीसेल करने के ऊपर। आसान लफ्जों में अकाउंटिंग के अंदर रेवेन्यू को उस वक्त जो है वो लिखा जाता है जब उसको जो है वो जिस दिन उसकी हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। दैट इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ जो है वो मैच किया जाता है। मैच से मुराद मेन चीज इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन है कि रेवेन्यू कब लिखते हैं, जब उसको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं गुड्स प्रोडक्ट्स को। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट किसी चीज को भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है आप C++ में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपने की होगी, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं। मैं रीड इसलिए करवाता हूँ ताकि स्टूडेंट को थोड़ा सा अंदाजा हो जो है क्या बात कही जा रही है, इसीलिए थोड़ा सा जस्ट अब इसको ही अगर आप याद कर लें तो ये आपकी पेपर की प्रिपरेशन के लिए काफी होगा। The objectivity concept required that entries in the accounting records and the data reported on financial statement be based on objective evidence. कोई भी एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर उस वक्त तक दर्ज नहीं करेंगे जब तक उसका एविडेंस ना हो। इस तरह तो अपने मर्जी जितनी मर्जी एंट्रीज करते रहे, 1000 की ये चीज खरीदी, 2000 की ये चीज खरीदी, 5000 की ये चीज खरीदी, कितने की सेल कर दी, उस वक्त तक एंट्री नहीं होगी जब तक उसका एविडेंस नहीं होगा। वो एविडेंस क्या है? इफ दिस कॉन्सेप्ट इज इग्नोर्ड, द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी मेंटेन्ड। अगर आप ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो करते तो यूजर आपके ऊपर जो दूसरा बात नहीं, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कभी भी एतबार नहीं करेगा, उनको ये तो बोगस भी हो सकती है क्योंकि इसमें कौन सा जो है वो एविडेंस हमें मिला है, कोई उसमें कोई एविडेंस नहीं है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल एविडेंस सच है, एविडेंस क्या चीज होती है? इनवाइसेस, इनवाइस होनी चाहिए चीज। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं आपको रसीद मिलती है, आपको वाउचर मिलता है, ठीक है, तो वो चीजें जो आप रसीद लेते हो या वाउचर लेते हो, दैट इज द एविडेंस। परचेज करनी है उसका एविडेंस, उनसे उनसे बिल लें, वो बिल जो है उस बिल की बेस पे एंट्री जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है वो क्या होती है, दर्ज होती है। बैंक स्टेटमेंट फॉर द अमाउंट ऑफ कैश इन द बैंक एंड फिजिकल काउंट ऑफ सप्लाई ऑन हैंड सपोर्ट्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मतलब के जो इनवाइसेस होंगी, जो वाउचर होंगे, जो बैंक स्टेटमेंट होंगी, कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे गए हैं, और फिजिकल काउंट ऑफ सप्लाई के क्या 10 चीजों की रसीद है, तो क्या ये 10 चीजें अब अभी पड़ी भी हुई है या नहीं पड़ी हुई। इट मीन अगर ये तमाम चीजें होंगी, एविडेंस होंगी, ऑब्जेक्ट जो जो चीजें आप खरीद रहे हो वो वेरीफाइड होगा, तो तब आप कह सकते हो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही रूल्स को फॉलो करके बनाई गई। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे अगर इस ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट को फॉलो ना किया जाए तो हर कंपनी अपने आप को प्रॉफिट शो करेगी और हर कंपनी का मैनेजर जो है वो कंपनी में जो है वो फ्रॉड आसानी से कर पाएगा। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अकाउंटेंट के हाथ बांध देता है कि आप उस वक्त तक अकाउंटिंग में एंट्री पास कर नहीं सकते जब तक एविडेंस ना हो। क्योंकि कल जब आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है, कोई जो है ऑडिटर आके जो है जब आपके काउंटर चेक करेगा तो वो एविडेंस के साथ चेक करेगा कि ये एंट्री किस एविडेंस की बेस पे हुई है। अगर एविडेंस नहीं होगा तो आपकी अकाउंटिंग के जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट को जो है वो बोगस समझा जाएगा, और ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगी किसी भी कंपनी के लिए। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट इट मीन जब भी कोई एंट्री पास होगी, एंट्रीज क्या होती हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसको देखना है। जब भी कोई आप जो है ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई भी आप एंट्री लिखेंगे, फॉर एग्जांपल घर में आपने जो है वो आपको वालदा या वालद जो है वो 2000 रुपये देते हैं कि बाजार से सामान ले आओ। आप सामान लेके आते हो तो सबसे पहले वालदा क्या कहती हैं,
लाओ इसका बिल किधर है, और वो फिर बिल लेके सारी प्रोडक्ट्स को जो है वो गिनती है, अच्छा चाय आ गई है, जो है वो क्या कहते हैं मिर्च पत्ती आ गई है, मिर्ची आ गई हैं, घी आ गया है, तो वो सबको मैच करती हैं। तो आप उन्हें वापस करते हैं 200 और बिल के मुताबिक पैसे बचते हैं 500 रुपया वापस, तो इट मीन आप पकड़े गए। अगर आप उन्हें बिल नहीं देंगे तो आप उन्हें कहेंगे 2000 के सामान आ गया, बस ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, कि जब तक रसीद नहीं होगी वो अकाउंटेंट जो है वो एंट्री पास ही जो है वो नहीं करेगा। अच्छा जी, उसके बाद है यूनिट ऑफ मेजर कॉन्सेप्ट। In the United States, the unit of measure concept requires that all economic data be recorded in dollars. यूनाइटेड स्टेट में जो जितनी भी एंट्रीज होंगी वो डॉलर्स में होंगी, पाकिस्तान में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो रुपीज में होंगी, यूनाइटेड स्टेट में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो पाउंड्स में होंगी। तो ये इट मींस के जो यूनिट ऑफ मेजर है कि आप ये देखना चाहते हैं बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, तो अगर आप अमेरिका में हैं तो वो प्रॉफिट डॉलर्स में मेजर होगा, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वो प्रॉफिट रुपीज में मेजर होगा, अगर आप इंडिया में हैं वो भी रुपीज में, और अगर आप यूके में हैं तो वो पाउंड्स में होगा, और अगर आप यूरोप में हैं तो वो किस में होगा, यूरो में होगा। तो यूनिट ऑफ मेजर कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि आपने जो डाटा रिकॉर्ड किया गया है, जब आपने उसको एलेबोरेट करना है, उसको मेजर करना है, तो आपने किस करेंसी के अंदर उसको करना है। तो इसमें वो तमाम चीजें जितनी भी एक्टिविटीज हैं बिजनेस के अंदर, उस वो जो है वो आपने किस करेंसी में रिकॉर्ड करनी है, उसे कहते हैं यूनिट ऑफ मेजर कॉन्सेप्ट। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, मजीद इसमें जो है। उसके बाद है अडेक्वेट डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अडेक्वेट कहते हैं मुनासिब, डिस्क्लोज करना कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग रिलेटेड फुटनोट्स एंड अदर डिस्क्लोजर should contain all relevant data a reader need to understand the financial condition and performance of the business. This is called the adequate disclosure concept. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, इतने एसेट्स हमारे पास हैं, इतने हमने लोगों के पैसे देने हैं, इतने हमारे पास एसेट्स हैं, इतनी हमारी आमदन हुई है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने सेल की है 10 मिलियन, तो फुट नोट पता होना चाहिए कि ये सेल कैसी हुई है, वो ये ए सेल फुट नोट लिखा हुआ होना चाहिए कि ए को इतनी सेल की, बी को इतनी सेल की, सी को इतनी सेल की, डी को इतनी सेल की, इतने एक्सपेंसेस हुए हैं। तो इट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी चीजें हैं वो सारे के बारे में डिटेल्ड आपके पास मौजूद हो, ताकि कल इंक्वायर करने के ऊपर आप डिस्क्लोज कर सकें कि जी हाँ हमने हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इन चीजों पे बेस कर, जिस तरह ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में वाउचर बेस करता था, इसमें लिटिल बिट मोर आपको डिटेल आपके पास होनी चाहिए कि कल जो भी आप एंट्री रिकॉर्ड करो उसका फुट नोट बना लो, उसके ऊपर डिटेल होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट इतनी सेल कहाँ से आई, ये एक्सपेंसिव हमने किए हैं, कहाँ किए हैं। तो ये सारी डिटेल जो है उसको कहते हैं adequate disclosure concept. Non-essential data should be excluded in order to avoid clutters. For example, the balance of each cash account is usually not reported separately. Instead, the balance are grouped together and reported as one total. Example इसकी मैं देता हूँ कि अब एक कॉलेज का प्रिंसिपल है, उससे कोई वालदैन मिलने आते हैं, तो वो चाय मंगवा लेता है, बोटल्स मंगवा लेता है, दिन में जो है वो 40-50 वालदैन आते हैं। तो अब वो उसका जो है बोटल्स का हिसाब छोटी छोटी चीजों का क्या हिसाब करता फिर है, इसे कहते हैं नॉन एसेंशियल डाटा। कि आपको अडेक्वेट डिस्क्लोजर बिग अमाउंट वाली चीजों का आपको अडेक्वेट डिस्क्लोजर रखना चाहिए। छोटी छोटी अमाउंट जिनकी अमाउंट जो है वो 20,000, 10,000, 15,000, छोटी छोटी पेप्सी की बोतल या जो आप पिलाते हो, जो आप जूस पिलाते हो, उसका वो 20 पीस की है या 25 की है, तो उसका डिस्क्लोजर रखना जरूरी नहीं है। हमेशा बड़ी अमाउंट का डिस्क्लोजर रखना बहुत जरूरी होना चाहिए। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये तमाम वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो एक्चुअली किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू पिक्चर पेश करने में जो है वो अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं। उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट।
अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मुराद ये है कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आप एक खास पीरियड की बनाते हो। वो 1 साल की भी हो सकती है, वो 6 मंथ्स की भी हो सकती है। द प्रोसेस इन विच अकाउंटिंग डेटा आर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए पीरियड प्रोसेस। कहता है वो अरसा जिसके दौरान आप डेटा को मेंटेन करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करते हो, उसे हम पीरियड प्रोसेस करते हैं। डेटा रिकॉर्डेड एंड द इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट and statement of cash flow prepared for a period of time such as a month or a year. The balance sheet is then prepared as of the end of the period. After the accounting process is complete for one period, a new period begins and accounting process is repeated for new period. This process is based on accounting period concept. यानी इन तमाम चीज़ों का मकसद ये कि कितने अरसे के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। यानी आप जो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 1 महीने के लिए बना रहे हैं या 1 साल के लिए बना रहे हैं। यूजुअली ये 1 साल के लिए होती है। और इसी तरह रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, ये जितने अरसे के लिए बन रही है उतने अरसे को कहते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड। बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर ही बनती है, तो इससे कहते हैं कि आप जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं उसका पीरियड मेंशन करें। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इनकम स्टेटमेंट में लिखा होता है फॉर द पीरियड एंडेड, कितने अरसे के लिए ये बन रही है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है ये कितने अरसे के लिए अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो हमने जो है आज अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की। उसमें हमारे पास पहला जो हम अगर रिवाइज करें तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये है कि एक बिजनेस का उसके शेयर होल्डर से जो सेपरेट जो है उसकी एंटिटी होती है, उसकी हैसियत जो है वो जुदागाना होती है। बिजनेसमैन का जो है बिजनेस के साथ जो है रिलेशन जो है वो डिफरेंट होता है। जो अकाउंटिंग है उसकी ट्रीटमेंट जो है बिजनेस एंटिटी की अलग होती है और बिजनेस जो मैन की अलग होती है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट को उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं जितने की भी जो है वो खरीदी गई है। उसके बाद जितनी भी तब्दीलियां आ रही हैं वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो इररेलेवेंट है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर जो है हम ये अज्यूम करते हैं कि ये कारोबार जो है वो इनफिनिट टाइम तक जो है वो चलेगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये है कि हम रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ मैच करते हैं और रेवेन्यू को उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जिस वक्त हम उसकी सेल करते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल जो अमाउंट जिस अमाउंट पे हम सेल कर रहे हैं, जिस अमाउंट पे बायर हमसे खरीद रहा है, उस टाइम जो अमाउंट होगी उसको हम जो है अकाउंटिंग के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये है कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो किसी एविडेंस की बेस पे करनी है। बेशक वो वाउचर हो, बेशक वो बिल हो, बेशक वो जो है कैश स्टेटमेंट हो, उसकी बेस पे आपने एंट्री जो है वो पास करनी है, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज आपने नहीं करना। यूनिट ऑफ मैयर अकाउंटिंग में जो है प्रॉफिट एंड लॉस को मैयर करने के लिए जिस करेंसी में मैयर कर रहे हैं, अगर डॉलर में कर रहे हैं तो डॉलर, अगर रुपीज में कर रहे हैं रुपीज, यूरो में कर रहे हैं यूरो, उसे कहते हैं मैयर ऑफ यूनिट मैयर कॉन्सेप्ट। एडेक्वेट डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट से मतलब ये है कि जब आप कोई एंट्री करें, कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन करें, उसके बारे में थोड़ा डिटेल लाजमी अपने पास रख लें, लिख लें कि ये एंट्री किस मकसद के लिए की गई है और ये पैसे, ये जो एक्सपेंस किए हैं किस मकसद के लिए किए हैं, ये आमदन जो है, ये रेवेन्यू कहाँ से आया है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल जो है वो आपके पास होनी चाहिए। और अकाउंटिंग पीरियड कितने अरसे के लिए आप जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बना रहे हैं। तो आज हमने जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का जो है वो जो है वो लर्न किया है। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जीते रहें सब। अस्सलामु अलैकुम।